हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो भाई, नोबेल पुरस्कारों में जैसा कि आपको पता है, पिछले सप्ताह मैंने आपको 5 नोबेल पुरस्कारों के बारे में बताया। फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, जिसको हम मेडिकल साइंस भी कहते हैं, और साथ में आपको मैंने बताया साहित्य और शांति के नोबेल पुरस्कार के बारे में। अब बचा एक नोबेल पुरस्कार, जिसकी घोषणा अब से कुछ देर पहले नोबेल समिति ने कर दी है, और यह पुरस्कार था अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। तो अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की घोषणा जो है वो अब से कुछ देर पहले नोबेल समिति ने की है, और 3 अमेरिकी अर्थशास्त्रियों को, 2 जिनमें से MIT में काम करते हैं, एक यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में पढ़ाते हैं, ऐसे 3 अमेरिकी अर्थशास्त्रियों को नोबेल पुरस्कार जो है अर्थशास्त्र का, जो वास्तविकता में एक नोबेल पुरस्कार नहीं है, यह भी आपको बताऊंगा, यह देने की घोषणा की गई है। तो अगले 5 से 7 मिनट में आपको मैं समझा दूंगा कि भाई ये जो है ये 3 अर्थशास्त्रियों ने एग्जैक्टली इनका काम क्या है, इनका योगदान क्या है, जिसके लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया, ये तीनों कौन है, और ये जो पुरस्कार है इसको वास्तविक अर्थों में नोबेल पुरस्कार क्यों नहीं माना जा सकता, एक बार इसके बारे में आपको बता दूंगा। ये सारी चर्चा हम लोग अगले 10 मिनट में खत्म करेंगे, तो जरूर जुड़े रहिए, सुन लीजिए। 2025 और 2026 के हमारे P2I बैचेस जो हैं, याद रखिए इनसे जुड़ने की लास्ट डेट 15 तारीख है। तो 15 तारीख तक आप इन बैचेस से जुड़ सकते हैं, 2025 और 2026 के, ये आपको याद रखना है। 2025 का बैच फास्ट ट्रैक बैच है, बहुत तेज चलेगा। 2026 का बैच एक नॉर्मल P2I बैच है। 2027 का हमारा बैच जो है वो नया बैच आने वाला है 18 तारीख से। AJ लाइव कोड लगा के आप इन तीनों बैचेस से जुड़ सकते हैं, जिस भी बैच से आपको जुड़ना हो, ठीक है। तो अपने ईयर का निर्णय लीजिए और कि आपको किस वर्ष एग्जाम देना है, और उसके आधार पे इन बैचेस से जुड़कर आप जो है एक सही निर्णय लेकर अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कर। चलिए अब एक बार जल्दी से देखते हैं कि भाई ये पुरस्कार जो है नोबेल पुरस्कार इस वर्ष किनको दिया गया। तो 3 अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं, 3 लोगों में यह पुरस्कार वितरित किया गया है। 3 अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं। क्या नाम है इन अमेरिकी अर्थशास्त्रियों के? पहले हैं डेरॉन एसमोग्लू। डेरॉन एसमोग्लू, ये आपके पहले अर्थशास्त्री हैं। दूसरे अर्थशास्त्री जो है उनका नाम है साइमन जॉनसन। और तीसरे जो अर्थशास्त्री हैं उनका नाम है जेम्स रॉबिन्सन। इनमें से एसमोग्लू और जॉनसन जो हैं ये MIT में, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में काम करते हैं, और जेम्स रॉबिन्सन जो हैं ये शिकागो में पढ़ाते हैं, शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। तो इन तीनों अर्थशास्त्रियों को जो है इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। यहां पर आपको पहले यह बता दूं कि अर्थशास्त्र का जो नोबेल होता है वो वास्तविकता में नोबेल पुरस्कार नहीं होता, क्योंकि इस बात को समझिए कि जब अल्फ्रेड नोबेल ने जब नोबेल अपनी जो उन्होंने बहुत बड़ा एक वेल्थ छोड़ा था जिससे नोबेल पुरस्कारों की स्थापना की गई थी, तो अल्फ्रेड नोबेल ने केवल 5 चीजों में नोबेल पुरस्कार देने की बात कही थी, जिन 5 को मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूं: फिजियोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साहित्य और शांति। तो अल्फ्रेड नोबेल ने केवल इन 5 चीजों में नोबेल पुरस्कार देने की बात करी थी, और 1901 से आप देखेंगे इन चीजों में नोबेल पुरस्कार दिए जा रहे हैं। उसके बाद जो है स्वीडन में इस बात को लेकर चर्चाएं तेज हुई। भाई करीब 50-60 साल बाद आप देखेंगे 1969 से अर्थशास्त्र को इस सूची में डाला गया, और इसका नाम भी आप देखेंगे तो इसका नाम है स्वरिग्स रिस्क बैंक। स्वरिग्स रिस्क बैंक, स्वरिग्स रिस्क बैंक पुरस्कार। और इसमें नीचे इसके साथ नाम में ही जोड़ दिया जाता है कि यह अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। स्वरिग्स रिस्क बैंक पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की याद में। तो एक तरह से तकनीकी तौर पे
अर्थशास्त्र का नोबेल जो है वो नोबेल पुरस्कार नहीं होता, वो स्वरीक रिस्क बैंक पुरस्कार होता है जो कि अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। लेकिन नोबेल समिति खुद ही ये कहती है कि ये बस एक तकनीकी फर्क है, बाकी सारा आचरण, बाकी सब कुछ जो है इसमें, वो इसमें नोबेल पुरस्कार जैसा ही किया जाता है। तो एक तरह से बोलचाल की भाषा में हम ये कहते हैं कि नोबेल पुरस्कार 6 होते हैं और इसको हम इकोनॉमिक्स का नोबेल ही कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये बाद में शुरू किया गया था 1969 से, लेकिन इसको हम फॉर एवरी प्रैक्टिकल रीजन, हर तरह की अपने सामान्य बातचीत के लिए इसको हम अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार ही मानते हैं। ठीक है, अब चलिए अब एक बार समझने की कोशिश करते हैं एस्मोग्लू, जॉनसन और रॉबिन्सन साहब की रिसर्च क्या है, इन्होंने क्या कहा। इन्होंने देशों के बीच में आर्थिक अंतर की विवेचना की कि यार देशों के बीच में इतना सारा आर्थिक अंतर क्यों होता है, इस बात को जानने समझने का इन्होंने प्रयास किया। इन्होंने यह कहा कि भाई देश जो है, अगर आप देखें तो भाई जैसे इनका आंकड़ा क्या कहता है कि दुनिया के अगर आप देखेंगे तो जो टॉप 20% देश हैं, जो शीर्ष 20% देश हैं, वो सबसे निचले 20% देशों की तुलना में अगर आप उनकी आय देखेंगे, मतलब तो ये जो है यार ये इनका 30 गुना है। बात समझ रहे हो? यानी कि दुनिया के अगर आप टॉप 20% देश लें और दुनिया के सबसे नीचे के 20% देश लें तो उनमें आय का अंतर बेटा इतना ज्यादा है कि टॉप 20% देश जो हैं वो उनकी आय निचले जो 20% देशों की तुलना में 30 गुना है। ऐसा नहीं कि दुगनी, 4 गुनी, 5 गुनी, नहीं, 30 गुना इमेजिन कीजिए। तो इन्होंने कहा कि दुनिया में इतना ज्यादा अंतर क्यों है? भाई हर देश जो है वो प्रयास करता है कि हम अपनी आय बढ़ाएं, तो कुछ देश इसमें सफल हो पाते हैं, कुछ इसमें सफल नहीं हो पाते। इसके बहुत सारे कारण हैं, ऑब्वियसली बहुत सारे कारण हैं, लेकिन ऐसे क्या कारण है, ऐसा क्या है कि भाई कुछ देश जो है इस प्रक्रिया को सफलतापूर्वक अंजाम दे पाते हैं और कुछ नहीं दे पाते। इस बात को लेकर इन 3 अर्थशास्त्रियों ने प्राथमिक तौर पर जो रिसर्च करी है वो करी है संस्थानों की स्थिति पर, इंस्टीट्यूशन मेकिंग। देखिए, संस्थानों से मतलब कोई मेरा कॉलेज या उससे नहीं है। संस्थान से मतलब यह होता है जो आपके देश में, आपके समाज में, आपकी अर्थव्यवस्था में, आपकी राजनीति में गुड प्रैक्टिसेस हैं। जैसे आपके यहां लोकतंत्र है, एक अच्छा लॉ एंड ऑर्डर है, ठीक है, आपके यहां एक निष्पक्ष चुनाव होता है, आपके यहां एक सशक्त केंद्रीय बैंक है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये धीरे धीरे आपकी आर्थिक समृद्धि में योगदान देती हैं। और ये बात जो है, ये कहना तो आसान है, ये तो हमको भी पता है। आप कह सकते हो सर ये तो मैं भी कह सकता हूं, उसको कहने में क्या है। इन्होंने केवल ये कहा नहीं है, इन्होंने ये बात को सिद्ध करने के लिए एक एम्पिरिकल मॉडल बनाया है। एम्पिरिकल मॉडल क्या होता है? जो आंकड़ों पे आधारित मॉडल होता है। तो इन्होंने अपनी रिसर्च में क्या किया, इन्होंने कहा कि जो देखो भाई देशों का बिगिनिंग पॉइंट अलग अलग हो सकता है। कुछ देश गुलाम थे, कुछ देश नहीं थे, कुछ देश जो है भाई वहां की स्थिति बड़ी खराब थी, कुछ की नहीं थी। तो इन्होंने क्या किया, अपनी रिसर्च के लिए ऐसे देशों को चुना जो यूरोपीय देशों के गुलाम थे। ठीक है, ऐसे देशों का चुनाव किया जो यूरोपीय देशों के गुलाम थे। ठीक है, अब यहां पर आप मान सकते हो कि यार जो देश गुलाम थे वहां पर परिस्थितियां एक जैसी रही होंगी, पर इस बात को लेकर भी ये फर्क बताते हैं। ये कहते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे हर जगह साइटेशन में बताया गया, तो नोबेल समिति ने कहा कि यार एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो आती है कोलोनाइजर मोर्टेलिटी। यानी कि जो देश आप पर कब्जा कर रहा है, जो देश जो है जो आपको गुलाम बना रहा है, उसके कितने लोग मारे गए। तो इस बात को समझिए कि अगर जो आपका जो आप पर कब्जा करने वाला देश है, जो आपका आक्रांता देश है, यानी कि जैसे भारत के केस में ब्रिटेन हो गया, उसकी जीवन प्रत्याशा अगर हाई है, मैं आपको समझाता हूं, इसका मतलब डरिएगा मत, उसकी जीवन प्रत्याशा अगर हाई है तो फिर आपके यहां बेहतर संस्थान बनाए जाएंगे। मैं एक बार आपको समझा दूंगा। देखिए, आक्रांता देश जो है, जैसे मान लीजिए ब्रिटेन है, भारत पर या किसी और देश पर ब्रिटेन ने आक्रमण किया
और अगर हम कहते हैं कि भारत के अंदर ब्रिटिश लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जो जीवन प्रत्याशा है, वो ज्यादा है, इसका मतलब भारत के अंदर उनको बहुत ज्यादा आक्रमण नहीं झेलना पड़ा। ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा हिंसा जो है उनको नहीं बर्दाश्त करनी पड़ी, और हिंसा कम रही तो इन आक्रांताओं ने क्या किया, बेहतर संस्थान बनाने पर फोकस किया, और ऐसे देश जो हैं आमतौर पे गरीबी से तीव्रता से बाहर आए। गरीबी से ये लोग तीव्रता से बाहर आए, ये बात यहां पर कही गई है। वहीं दूसरी ओर मान लीजिए जिस देश ने आक्रमण किया, अगर उनकी जीवन प्रत्याशा बहुत कम है तो वह इस बात की तरफ इंगित करती है कि भाई आपके यहां क्या हुआ, बेहद ज्यादा हिंसा की गई, और इस हिंसा के कारण जो आक्रांता देश है उसका पूरा फोकस किस चीज पर रह गया कि भैया इस देश पर बस कब्जा बना के रखना है, बाकी चीज का कोई मतलब नहीं है, बाकी कोई पॉइंट नहीं है, इस देश पर केवल किसी न किसी तरह से कब्जा बनाकर रखो। ऐसे में क्या हुआ, उन्होंने कोई इंस्टीट्यूशन नहीं बनाया, कोई संसाधन, कोई संगठन नहीं बनाया, और इस कारण से उन देशों में किसी प्रकार का विकास नहीं हो पाया। और आमतौर पे आपको देखने को मिलेगा कि ऐसे देश जो हैं वो गरीबी से बाहर नहीं आ पाए। ठीक है, ये लोग आगे ये भी कहते हैं कि कई बार क्या होता है, देश जो होते हैं वो इस प्रकार के इंस्टीट्यूशंस में, इस प्रकार के संसाधनों में फंस जाते हैं जिनके लिए ये शब्द प्रयोग करते हैं एक्सट्रैक्टिव संस्थान। एक्सट्रैक्टिव संस्थान क्या होते हैं? एक्सट्रैक्टिव संस्थान का मतलब यह समझ लीजिए जो केवल कुछ ही लोगों तक केंद्रित हो, मतलब केवल कुछ ही लोगों तक केंद्रित हो, कि कुछ इलीट लोग हैं, कुछ परिवार हैं, कुछ ऐसे समुदाय हैं, केवल सारी शक्ति, सारी सत्ता उनके पास में है। कई बार देश ऐसे एक्सट्रैक्टिव संस्थानों के चंगुल में फंस जाते हैं, और ऐसे में देशों को लोकतंत्र का विकास करने की बहुत आवश्यकता है। जितना ज्यादा आपका इंक्लूसिव, समावेशी आपके देश में लोकतंत्र होगा, जितना ज्यादा समावेशी आपके यहां निर्णय लेने की प्रक्रिया होगी, जितना ज्यादा आपके यहां भागीदारी होगी जनता की लोकतंत्र में, उतना आपके गरीबी से निकलने के आसार जो हैं वो बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो यह बात इन्होंने कही है। इन्होंने कहा है कि इसके लिए जो मॉडल है वो यही है कि जनता को कभी कभी शक्ति प्राप्त करने का मौका मिलता है, और वो शक्ति जो है वो जनता को दी जानी चाहिए, वो सारी जनता को मिलनी चाहिए। तो एक तरह से इनका मॉडल क्या कहता है कि अगर आपके यहां सशक्त लोकतंत्र है, अगर आपके यहां जिम्मेदार मैच्योर संस्थान है, अगर आपके यहां एक सुदृढ़ और ढंग की कानून व्यवस्था है, तो इसका जो है आपके देश के आर्थिक विकास पर सीधा असर पड़ता है। और अगर आज आपको तुरंत इसका असर नहीं भी दिख रहा है तो भी देशों को इसमें निवेश करना चाहिए। अक्सर क्या होता है ना, देश गरीबी हटाने के लिए केवल निवेश पर फोकस करना चाहते हैं। देखिए इसको, इस तरह की रिसर्च का प्रभाव समझिए। अक्सर क्या होता है कि देशों को लगता है कि यार गरीबी से निकलना है, इससे प्रॉब्लम से बाहर निकलना है, ज्यादा निवेश लाना है। लेकिन बेटा प्रॉब्लम क्या है कि आप अगर इस तरह की चीजों में निवेश नहीं करोगे, इस तरह की चीजों में, इस तरह की प्रॉब्लम्स को सुलझाने की आप कोशिश नहीं करोगे, तो आप निवेश लाते भी रहोगे तो भी आप किस में फंस जाओगे, ये एक्सट्रैक्टिव संस्थानों में फंस जाओगे। तो आपकी गरीबी जो है वो परपेचुअल रह जाएगी। तो यहां पे कहते हैं कि अगर आपको गरीबी को समाप्त करना है तो आपको हो सकता है तुरंत इनसे कोई फायदा ना मिले, लेकिन ग्रेजुअली एक लंबे समय में आपको इनसे फायदा मिलेगा। इन सब संस्थानों में आपको निवेश करना चाहिए। तो इन चीजों के लिए, जो कि हम कह सकते हैं काफी कॉमन नॉलेज भी है, लेकिन इन लोगों ने इसके लिए एम्पिरिकल डेटा प्रदान किया, इसको इन्होंने अपने रिसर्च के द्वारा सिद्ध किया, और इस काम के लिए इन 3 अर्थशास्त्रियों को नोबेल समिति ने जो है इकोनॉमिक्स के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया है। तो इसी के साथ इस वर्ष के नोबेल प्राइजेस की सीरीज हमारी समाप्त हो गई है। भाई 6 के 6 नोबेल प्राइज मैंने कवर किए। मैं आशा करता हूं कि सभी 6 आपको ठीक से समझ में आए होंगे, अच्छे से आपको उसमें इंटरेस्ट डेवलप हुआ होगा। याद रखिएगा, नोबेल पुरस्कार किस चीज के लिए मिले हैं, किसको मिले हैं, ये बहुत सारे परीक्षाओं में आपसे पूछा जा सकता है, तो उसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए, तो अभी के लिए इतना ही। आपको जाते जाते एक बार फिर से बता दूं, 2025, 26, 27 तीनों के लिए P2I बैच हमारे पास है। 25 और 26 वाला बैच जो है 15 तारीख को, यानी कि कल, उसमें एडमिशन बंद हो जाएगा। 27 वाला बैच जो है उसमें आप 18 तारीख से बैच शुरू हो रहा है। तो आप अपने हिसाब से जब भी आपको एग्जाम देना है, AJ लाइव कोड लगाकर अपने पसंदीदा बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।